हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 में। देखिए जीके जीएस के 1650 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम 1650 के 1650 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है। तो ये आपका रिवीजन सीरीज़ हो सकती है, आप इसे मॉक टेस्ट की तरह या रिवीजन की तरह कर सकते हैं। अगर आप 2025 का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस को और 1650 क्वेश्चंस काफ़ी हो जाते हैं और 900 क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ सीजीएल 2024 के। ठीक है भाई, वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो बाकी आप देखिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जो है जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर के नाम से। ठीक है भाई, बाकी डेली क्लासेस आएंगी हमारी। तो देखिए, अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, और आप लास्ट में बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो एज़ पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी एच इज़ टू डेवलप दी, तो यहाँ पे डैश है, ह्यूमनिज्म एंड दी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच, यहाँ पे डैश है, तो मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करता है। तो आपको देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ पे एक वर्ड ये जो है पूछ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी है, तो आपको यहाँ पे वो वर्ड इनमें से लगाना है, कौन सा वर्ड है और ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखिए जो है फंडामेंटल ड्यूटी एच है ये, तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड आएगा इनमें से। तो यहाँ पे आएगा भाई, देखो आप खुद से भी ट्राई करो और इसका ऑप्शन अपने जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें आंसर। तो इसका जो है साइंटिफिक टेम्पर, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है एच। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। तो 51A में अब आपसे देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इतना आप तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पार्ट जो है 4th A में आती हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी, उन्हें 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी कमेटी। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 1976 में, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। बाकी जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये कब ऐड करी गई थी, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब ऐड करी गई थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन से रिलेटेड है, जो चाइल्ड हैं 0 to 6 ईयर के, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है ये, तो फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, और जो हमने किस कंट्री से इंस्पिरेशन ली है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो यूएसएसआर से। ये क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में, तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो और क्या पूछ सकता है, तो आपको देखिए 11 के 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटी क्रोनोलॉजी वाइज याद रखनी है। ठीक है, मैंने पहले एसएससी के जो सीजीएल के लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने सब कुछ करवा रखा है, मैंने एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको बता रखी हैं, तो आप वो क्लासेस देखिए, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। नहीं तो आप गूगल पे टाइप करिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ और क्रोनोलॉजी, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही करेंगे हम सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, जहाँ पे मेरे को समझाने वाली चीज़ें होंगी मैं आपको समझाऊंगा और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, खुद से भी लगाइए आप मेरे साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है कमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये शायद 107 या 109 के करीब हैं जो नेशनल पार्क हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट वाइज आप याद कर लें जो इम्पोर्टेंट हो। बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है। उनकी लोकेशन और जो है स्टेट वाइज याद रखें, नहीं तो मैं एक क्लास लेके आ जाऊँगा आपको ये सब करवाने के लिए। संडे टू संडे हम देखिए या तो करंट अफेयर्स कर लेंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है, बाकी और आप अपने जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या सही रहेगा, हम डिसाइड कर लेंगे मिलके सभी, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका है तेलंगाना, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी देखिए गुजरात में है एक गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, एशियाटिक लॉयंस, ठीक है भाई। और भीतरकनिका, ये उड़ीसा में है, भीतरकनिका, भीतरकनिका कनिका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। और महाराष्ट्र में देखिए एक है तदोबा अंधेरी, तदोबा तदोबा अंधेरी, अंधेरी नेशनल पार्क, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। और बोरीवली नेशनल पार्क भी है, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क बोलते हैं, बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए, बाकी आपको देखिए नेशनल पार्क तो पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना, ठीक है। और आप एक बार ना वो जो होती हैं रामसर साइट्स, वो भी एक बार पढ़ लें, रामसर साइट से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, उससे पूछ लेता है किसी ना किसी शिफ्ट में ना, एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पोर्शन ऑफ पुअर्स। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है। तो देखिए जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 में, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से यूनियन टेरिटरी बतानी है जिनमें सबसे कम पुअर्स हैं, ठीक है, लोएस्ट पोर्शन है पुअर्स का। तो आप सोचिए इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई पुडुचेरी, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए जहाँ पे हिंदी में देने की ज़रूरत होगी ऑप्शंस को मैं वहाँ पे दे दूँगा, बाकी देखिए ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, तो इतनी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, नेम्स तो आप पढ़ सको, ठीक है भाई हिंदी वालों। बाकी मैं सबका ख्याल रखूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है पुडुचेरी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसे रिलीज़ कौन करता है, तो इसे रिलीज़ करता है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी नीति आयोग जो बना था वो बना था 2015 में, ठीक है। इसने रिप्लेस किसको किया था, तो इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ऐसे आपको बैठाना है लिंक कि ये क्यों आया था, किसको रिप्लेस किया था, ये सब चीज़ें ना पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, 2015 में बना था। और प्लानिंग कमीशन कब बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो 1950 में बना था, ठीक है भाई। और जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो डेटा लिया गया है इन्होंने, जो नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो डेटा लिया है नीति आयोग ने, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा लिया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेसेस द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए क्वालिफिकेशन पूछ रहा है प्रेसिडेंट की, तो किस आर्टिकल में दे रखी है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता को संबोधित करता है। तो आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनके ऑफिस से रिलेटेड जो जो भी आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है 58। तो आर्टिकल जो 58 है, अनुच्छेद 58 में जो है उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है इसमें, ठीक है। बाकी और हम दूसरे आर्टिकल्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो जो आर्टिकल 56 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस
द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. It states that president terms is 5 year, but the president can resign or be removed from the office. ठीक है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि को परिभाषित करता है. तो उसका टर्म कितना रहेगा ऑफिस का, प्रेसिडेंट ऑफिस का, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है या उसे पद से हटाया जा सकता है. इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू जो है राष्ट्रपति जी के अगेंस्ट लाया जा सकता है. ठीक है, तो उन्हें ऐसे ऑफिस से हटाया भी जा सकता है, और वो अगर इस्तीफ़ा देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 60 बोल रहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट टेक एन ओथ एंड और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग ऑफिस. The oath is administered by the Chief Justice of India or the senior most judge of the Supreme Court if the Chief Justice is not available. तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए. यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है. तो ये कह रहा है कि जब उन्हें ओथ लेनी होती है तो उन्हें ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं. अगर वो नहीं होते हैं अवेलेबल तो सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, वो ओथ और अफर्मेशन दिलाते हैं प्रेसिडेंट को. बाकी जो आर्टिकल 50 में है ये देखिए सेपरेशन करता है, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इतना आपको ध्यान रखना है भाई. ठीक है, ये आर्टिकल जो है काफ़ी पूछा गया है ये वाला आर्टिकल. बाकी आपको ये भी 2 याद रखने हैं, ऑफिस और जो है ओथ वाला. ठीक है 60. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऐसे ही इलेबोरेट करेंगे हम, सारी चीज़ें ऐसे ही एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जो है अच्छे लेवल की हो जाएगी. आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे और यहाँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यंस. तो निम्नलिखित में से कौन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था. तो ये आपको बताना है. जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में आपको बताना है, जो है अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक जो पीरियड था जब आर्यंस आए थे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आपको बताना है उस टाइम पे जब वेद कंपाइल्ड हो रहे थे तो उसमें सबसे जो है इम्पोर्टेंट गॉड था आर्यंस का, वो कौन थे, तो वो थे भाई इंद्र. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. तो इंद्रा के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन है ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में दे रखा है. आई थिंक उसमें लिखा हुआ है 250 से ज़्यादा बार इनका मेंशन है, मोर देन 250 जो है बार इनका मेंशन है जो इंद्रा देव हैं उनका, जो है आर्यंस की जो ऋग्वेद था उसमें. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अग्नि भी उस टाइम के गॉड थे, तो ये भाई मीडिएटर गॉड थे, ये मीडिएटर गॉड थे अग्नि. ठीक है, आर्यंस के टाइम के ही, वैदिक पीरियड के. तो वैदिक पीरियड देखिए, जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो जो है 1500 से लेके और 1000 BC तक था. और जो लेटर वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल जिसे बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, तो ये कितना था, ये था 1000 BC से लेके और 600 BC तक. इतना आपको ध्यान रखना है भाई. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन वाज दी ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस. तो ऑल बंगाल स्टूडेंट जो कॉन्फ्रेंस थी हेल्ड इन दी चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था. तो ये आपको बताना है कब किया गया था. तो सोचिए आप इसका आंसर. तो 1928 में किया गया था ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस. ठीक है भाई, तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. सीधा याद रखना है आपको कि या आपसे ऐसे पूछ सकता है ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे. बाकी आपको ईयर भी याद रखना है. ठीक है,
2024 में ही पूछा गया है ये जो है MTS में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑटोबायोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स इज टाइटल्ड द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी। तो निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंट एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको बताना है किसकी है ये। तो ये है भाई दिलीप कुमार की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आपको बुक्स वगैरह के बारे में भी देख लेना है, ऑटोबायोग्राफीज अगर कोई फेमस पर्सनालिटी के ऊपर आई है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए समझाने का कुछ है नहीं, बाकी जो बुक्स न्यू बुक्स आ रही हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी ने रिलीज़ करी है कोई बुक या कोई ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, फेमस फेमस बोल रहा हूँ मैं, फेमस पर्सनालिटी है कोई, तो जिन्हें कोई अवार्ड वगैरह मिला है, ठीक है, पद्मा अवार्ड, भारत रत्न, तो ऐसे लोगों का आपको थोड़ा सा बुक्स वगैरह का ध्यान रखना है 2024 में और 2023 में अगर किसी ने रिलीज़ करी है तो कोई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फार्मूला ईज फर्स्ट एवर रेस इन इंडिया विच वॉज होस्टेड इन कोलाबोरेशन विद द तेलंगाना गवर्नमेंट। तो भारत में फार्मूला ई की पहली जो है दौड़ का जो रेस हुई है का नाम क्या है, जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो क्या नाम है भाई उसका, तो आपको बताना है क्या है उसका नाम। तो वो है देखिए जो है द 2023 ग्रैंड हैदराबाद ई प्रिक्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये है भाई ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स 2023। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन डिक्टो, ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के कोलाबोरेशन से हुआ था ये और कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना डियर लर्नर्स। तो आप बताते रहिए, आपका स्कोर जो है वो बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, और अपने जो है पार्टिसिपेशन बनाए भाई क्लास में, और क्लास को कंप्लीट देखें, तब आपको मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। देखिए आपके जो सपोर्ट है ना, जो आपके रिव्यूज़ हैं, वही हमें जो है मोटिवेशन देते हैं भाई आगे और क्लासेस लाने के लिए। तो ये ज़रूर आप ज़रूर से दें अपने रिव्यूज़ जो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ड्यूरिंग विच सेंचुरीज डिड सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड स्कॉलर्स ट्रेवल टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट। तो किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक रेशम मार्ग पर चीन की यात्रा की थी। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कब करी थी जो है स्कॉलर्स, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, पिलग्रिम्स थे, वो उन्होंने चाइना को ट्रैवल किया, तो वो कब किया था, किस सेंचुरी में किया था, सिल्क रूट के थ्रू। तो ये किया था भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंचुरी में, तो पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी जो सिल्क रूट है ये देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। द सिल्क रोड वॉज नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स। तो ये ट्रेड रूट्स का जो है नेटवर्क था, और किसने बनवाया था, तो ये हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना। तो चाइना की हैन डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, और इसकी बिगनिंग जो हुई थी 130 BC में हुई थी। आपको ये डायनेस्टी याद रखनी है, हैन डायनेस्टी, ठीक है, सिल्क रोड जो है हैन डायनेस्टी चाइना, तीन चीज़ें याद रखनी है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है सेंचुरी, यहाँ पे जो पिलग्रिम्स थे, वो स्कॉलर्स थे, वो चाइना गए थे इस रूट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूल्स पॉजेस, तो गैर ध्रुवीय अणुओं में क्या होते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका है भाई ऑप्शन डी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉजेस इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट होते हैं इसमें, ठीक है, तत्कालिक ध्रुवीय आघूर्ण। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आपको इसका ध्यान रखना है, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट होता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंडस्ट्री। तो यहाँ पे विच लगा लो, विच इंडस्ट्री, तो यहाँ पे डैश में भरना है, आपको बताना है कौन सी जो है इंडस्ट्री, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंडस्ट्री है वो किस सेक्टर में आती है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक उद्योग का उदाहरण है, उद्योग का एक उदाहरण है।
तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई पब्लिक सेक्टर जो है कंपनी है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, नवरत्ना, महारत्ना, ये सारी पब्लिक सेक्टर जो है एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी जो बनी थी, ये कब बनी थी, देखो 1973 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1973, जनवरी याद ना रखें 24, बाकी ये याद रख लें 1973 में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which Indian dancer of the Manipuri style won the Tagore Award for Cultural Harmony in 2014? तो मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता? तो कौन थे ये जिन्होंने जीता था टैगोर पुरस्कार 2014 में, जो है मणिपुरी डांस स्टाइल के लिए? तो ये थे भाई राजकुमार जो है सिंहजीत सिंह। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है भाई इनके बारे में। ठीक है, और जो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 2011 से स्टार्ट हुआ था, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की, रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे उनकी 150वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, तब ये स्टार्ट किया गया था कल्चरल हारमोनी के लिए। ठीक है, और देखिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मणिपुरी स्टाइल, तो मणिपुरी जो है एक क्लासिकल डांस है मणिपुर का। ठीक है, क्लासिकल डांस मणिपुर, 8 क्लासिकल डांस हैं, उनमें से एक है मणिपुरी, और इसका जो स्टेटस देता है वो संगीत नाटक अकादमी देती है, और संगीत नाटक अकादमी बनी थी 1953 में। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में 8 के 8 जो क्लासिकल डांस है उन्हें स्टेट वाइज लिखिए। ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चल सके जिनको नहीं पता है क्लासिकल डांस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर लर्नर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 13, हु अमोंग द फॉलोइंग लेड द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू पार्टिसिपेट इन 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सितंबर 2023? तो निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए जो है संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो ये भाई थे हरिवंश नारायण सिंह। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो ब्रिक्स है इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 10 कंट्रीज़ हैं इसमें, और जो 10वीं बनी है वो बनी है भाई इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अभी रिसेंटली ही बनी है, और जो इसकी लेटेस्ट ब्रिक्स की जो समिट हुई है 16th समिट, ये हुई है भाई आपकी कजान में, कजान रसिया में। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट समिट हुई थी इसकी जो है ब्रिक्स की, तो पहली समिट जो हुई थी ये फाउंडेड स्थापित कब किया गया था 2009 में, और इसकी जो पहली समिट थी ये यकातरिनसबर्ग में हुई थी, रसिया में ही। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ब्रिक्स कंट्री हैं देख लो आप, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, यूथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, 10 कंट्री हैं टोटल। आपसे पूछ सकता है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स की अभी जो समिट हुई है जो, इसलिए तो ये करंट में है, तो आप इम्पोर्टेंट है ये इस टाइम। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड बाय रिनाउंड जो है आर्टिस्ट सितारा देवी, रोहिणी भाटे और पंडित मुनालाल शुक्ला और कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा? तो प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप किया जाता है सितारा देवी, रोहिणी भाटे और पंडित मुन्नालाल शुक्ला और कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा के द्वारा? तो ये किया जाता है भाई कथक। ठीक है, इन्होंने किया था, कथक से एसोसिएटेड हैं ये। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और जो कथक है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये यूपी का क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश का। आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। ठीक है, जो स्टेट एसोसिएटेड है मैं उसे बता रहा हूँ, तो ये ओडिशी होता है उड़ीसा में, और कच्चीपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। इतना आपको ध्यान रखना है, चारों के चारों क्लासिकल डांस हैं, और इनका जो है एसोसिएशन है वो कथक डांस से है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो, सेलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। तो दिए गए विकल्पों में से सिंथेटिक संकेतक का चयन करें। तो इसमें से बताना है आपको जो है सिंथेटिक संकेतक कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मिथाइल ऑरेंज, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन सा है, तो मिथाइल ऑरेंज है। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रामोसी अपराइजिंग ऑफ 1824 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो है 1824 का जो रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से किस में हुआ था। तो ये हुआ था भाई इनका जो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में था ये, वेस्टर्न घाट्स पे। तो जो रामोसी अपराइजिंग है 1824 में, लेड बाई, ये इनका नाम ध्यान रखना है आपको, उमाजी नायक के द्वारा इन्हें जो है प्रतिनिधित्व किया गया था इनका, जो है रामोसी अपराइजिंग का, उमाजी नायक द्वारा। द अपराइजिंग वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट था ये जो अपराइजिंग थी। ठीक है, रामोसी अपराइजिंग, ईयर याद रखना है आपको 1824। ये पूछ सकता है आपसे ईयर भी। और किसने इसका प्रतिनिधि कौन थे इसके, तो जिसने स्टार्ट किया था, तो ये देखिए जो नेतृत्व किया था ये उमाजी नायक ने किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 17, इन अक्टूबर 2023 महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान्ड which of the following schemes to overhaul its medical system after the death of 38 patients in नांदेड़। तो अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 रोगियों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली को ओवरऑल करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना बनाई। तो जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन सी योजना लेके आई है जब वहाँ पे नांदेड़ में 38 पेशेंट्स की मृत्यु हो गई थी। तो ये लेके आए हैं भाई विजन 2035। तो विजन 2035 इनकी योजना है, आपको ध्यान रखनी है। ये हेल्थ से रिलेटेड है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ये जो विजन 2035 है तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। एक विजन देखिए इससे मिलता जुलता बिल्कुल विजन 2035, एक जो है वाइट पेपर डॉक्यूमेंट रिलीज किया है किसने, वो नीति आयोग ने किया है, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, विजन 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉलम ए और कॉलम बी से सही मेल खाता है, ये आपको बताना है। तो कॉलम ए में दे रखा है फूड कंपोनेंट, कॉलम बी में दे रखे हैं एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन। तो प्रोटीन का हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन को देखिए ट्रिप्सिन जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो पहले का सी, तो पहले का सिर्फ इसमें ही है, बाकी इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे हम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हम तीनों को एलिमिनेट करके हमारा एक जो है हमें पता था प्रोटीन ट्रिप्सिन से मैच खाता है। तो एक ही पहले का सी एक में ही है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ऐसे हम एलिमिनेट कर देंगे जो है ऑप्शंस को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चारों में देखना है हमें। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो देखिए अमाइलेज, और जो फैट्स हैं वो लाइपेज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों के जो है बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है और याद रखना है भाई, आगे वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे। अगर हमको तीनों नहीं पता, एक पता है, तो फिर भी हम अपने आंसर पर पहुंच गए हैं, तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। डियर लर्नर्स, मज़ा आ रहा है। प्रोसेस लाइक river bifurcation can create valuable landform for the environment providing growth of vegetation. An example of such landform is। तो इस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं, तो नदी के विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान भू आकृतियों का निर्माण कर सकती है और जिसमें वनस्पति का विकास हो सकता है। इस तरह के भू आकृतियों का एक उदाहरण है, तो ये भाई रिवर का जो डेल्टाज होते हैं, रिवर डेल्टाज, उनके बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, रिवर डेल्टा। तो नदी के विभाजन जैसी प्रक्रिया
पर्यावरण मूल्यवान भू आकृतियों का निर्माण कर सकती है और जिसमें जिससे वनस्पति का विकास हो सकता है, और इस तरह के भू आकृतियों का एक उदाहरण है नदी का डेल्टा। ठीक है, पाथ होल्स जो गड्ढे होते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा, जो सड़क पर गड्ढे होते हैं एनवायरनमेंट जो है वेदर की वजह से, रेनफॉल वगैरह की वजह से या फिर ट्रैफिक की वजह से जो होते हैं उन्हें पाथ होल्स बोलते हैं। वी शेप वैली जो होती हैं भाई, ये देखिए रिवर के साथ जो वहाँ पे स्टोन्स वगैरह आते हैं उनकी वजह से जो रिवर बेड होता है वो वी शेप वैली में ऐसे बन जाता है। ठीक है, इस तरह से तो ये वी शेप वैली होती है, ये अपर पोर्शन में बनता है रिवर का। ठीक है, और बाकी कैस्केड में जो है, जो क्या बोलते हैं उन्हें, वाटरफॉल्स होते हैं, जो वाटरफॉल्स, नंबर ऑफ़ वाटरफॉल्स होते हैं एक साथ काफ़ी ज़्यादा, और स्मॉल जो है वाटरफॉल इन नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वी शेप वैली का आपको पता ही लग गया है, जो है रिवर के साथ जो है स्टोन्स वगैरह आते हैं और उसके रिवर बेड को थोड़ा और जो है इरोड कर देते हैं, तो इस तरह से इसका हो जाता है फिर वी शेप वैली। पाथ होल्स जो होल्स होते हैं सड़क वगैरह में गड्ढे होते हैं, रिवर डेल्टाज यही होता है। ठीक है भाई, रिवर के साथ देखिए बहुत सारे जो है उसके सेडिमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो फिर जो है ऐसे जैसे ऐसे रिवर आ रही है, तो ये ना डेल्टाज माउथ पे भी बनते हैं काफ़ी ज़्यादा रिवर जो डेल्टाज होते हैं। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, नदी का विभाजन जैसी प्रक्रिया जो होती है ये रिवर डेल्टाज का जो है एग्जाम्पल है इसका, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय हु अमोंग द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल हार्ड ही हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, इजी क्वेश्चन भी डालता है उसमें। तो ताजमहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये सबको पता है इसका आंसर, जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना। बाकी देखिए क्रोनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ क्या है मुगल की क्रोनोलॉजी। तो भाजसा से आप याद रख सकते हैं, भाजसा, बाबर आया था पहले, फिर आया था हुमायूं, फिर अकबर, फिर बताइए आप, फिर आया था जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब लास्ट में 1707। इनका जो रूल था देखिए, ये 1526 से स्टार्ट हुआ था और 1707 में जो है ये औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद वीक सक्सेसर थे इनके, वीक सक्सेसर्स थे। ठीक है, और जो बाबर ने अपना जो है रूल मुगल जो है स्थापित किया था, ये लोधी डायनेस्टी का था, इब्राहिम लोधी, उसे हराया था। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था उसमें 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, इसमें पानीपत में 1526 में, तो इसने लोधी को हराकर यहाँ पर मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। और देखिए शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, तो यहाँ पे रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली में, इतना आपको ध्यान रखना है, जो लाल किला है दिल्ली का। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर फॉल्स फॉर दी हड़प्पन टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पा नगर नियोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैव सीटाडल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही है भाई, सीतादल तो होता था, तो वहाँ पे अपर पोर्शन जो ऐसे वेस्ट में जो होता है यहाँ पे अपर पोर्शन होता था, सीटाडल इसे ही बोलते हैं, जो अपर वाला पोर्शन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी एवरी टाउन हैड अ टेम्पल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, नहीं इसके बारे में नहीं पढ़ा है हमने। एवरी टाउन जो आपने नहीं पढ़ा ना, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो एवरी टाउन हैड अ टेम्पल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, टेम्पल का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, अब हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो देखिए दूसरा गलत है, तो इन्होंने फॉल्स पूछा है, बिल्कुल फॉल्स पूछा है इन्होंने, गलत। तो पहला वाला तो हम एलिमिनेट कर देंगे, तो पहला वाला सही है भाई। तो पहला वाला अगर सही है और इन्होंने पूछा है फॉल्स, तो पहला वाला जिसमें उसको एलिमिनेट करो। तो पहले ऑप्शन में पहला वाला है, दूसरे ऑप्शन में भी पहला वाला है, तीसरे में भी, तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर वैसे ही निकल आया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमें सही है तो वो तो हमें पता है सही है, तो इसमें फॉल्स पूछा है क्वेश्चन में, तो फॉल्स तो यही है भाई। दूसरा और तीसरा, तीसरा अपना आप सही हो जाएगा, ऑप्शन सही निकाल लिया हमने। एवरी बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ सैंडस्टोन, नहीं, जो है फायर बैक्ड जो है ब्रिक्स से बने हुए थे, जो घर थे उनके हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी,
तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फॉल्स पूछा है तो दोनों 2 और 3 दोनों फॉल्स हैं, बाकी फर्स्ट सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे डैश है, वॉज द पायोनियर हु मॉडिफाइड द हवाइन स्लाइड गिटार टू प्ले, जो है क्लासिकल रागास। तो अग्रणी थे जिन्होंने शास्त्रीय राग बजाने के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार को संशोधित किया था। तो आपको बताना है कौन थे वो। तो वो थे भाई ब्रिजभूषण काबरा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हवाईयन स्लाइड गिटार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इसका जो आंसर है वो है डी, ब्रिजभूषण काबरा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, जो भाई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, डांस वगैरह से, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पर्सनैलिटी है तो उनको रिपीट करता है एसएससी। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच एडिशन ऑफ द इंटर कॉन्टिनेंटल कप इवेंट वॉज प्लेड इन इंडिया इन 2023। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप इवेंट का कौन सा संस्करण 2023 में भारत में खेला गया था। तो ये भाई 3rd एडिशन था, जो कि भुवनेश्वर में उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। और ये जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप आपसे पूछ लेंगे किससे एसोसिएटेड है, तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है भाई, फुटबॉल टूर्नामेंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3rd एडिशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन SHGs। तो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHGs में एस का क्या अर्थ है। तो देखिए, स्मॉल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, स्मॉल नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एस पूछ रहा है, एस का संबंध है सेल्फ से, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो फाइनेंस करते हैं आपस में ही, ग्रुप होता है ये कुछ लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप में, फिर कोई बिजनेस वगैरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं ये, और इन्हें लोन वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कर रहा है ये, तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर सही है, 24 जो है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो है क्वेश्चन नंबर 25। इन विच स्टेट इन इज़ भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सभी को पता होगा, बिहू से आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। बिहू कहाँ पे होता है, असम में, तो इसका जो आंसर है वो भी आसाम ही है, ठीक है डियर लर्नर्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आज क्लास 1 है, अब क्लास 2 आएगी इसकी, आज तो क्लास फर्स्ट है, क्लास 2 आएगी। हम तो 1650 की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, तो इसकी आज ये फर्स्ट है, अब सेकंड क्लास आएगी। बाकी देखिए आप अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको कैसी क्लास लगी है। और एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये सारे PYQ के क्वेश्चन हैं जो SSC MTS में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, और ये सीरीज़ ही आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। देखिए 1650 क्वेश्चन ये रहे जो मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा 900 क्वेश्चन मैंने और करवा दिए हैं। बाकी संडे टू संडे हम करंट अफेयर्स देख लेंगे, और जो है अपना सब्जेक्ट वाइज भी देख लेंगे। तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है, आप बस रिपीट क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस करिए और लगाइए मेरे साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना PYQ लगा जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है डियर लर्नर्स। तो चलिए भाई, बाकी आप अपने जो है रिव्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें भाई।